अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएच स्टडी स्पॉट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग अच्छे होंगे और ज़ोरों शोर के साथ अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग वीकली बेसिस पर एक वीडियो को अपलोड करेंगे जहां पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस के डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को आसानी के साथ अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड करा था जहां पर हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 1 जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जा रहा है स्टूडेंट्स के बीच, इसे आसानी के साथ अनफोल्ड करने की कोशिश की थी और बहुत सारे बच्चों ने आप में से बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिखाया, जिसकी वजह से हम लोग अपने सेकेंड वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। ये बात आप लोगों को वाज़ा रहे, ये बात आप लोग साफ तरीके से समझ लें कि आप लोगों को अगर इस तरीके से वीडियोस को चाहिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को शेयर करें। जैसा कि आप लोग खुद ही देख पा रहे हो, इसके पार्ट 1 को जो मैंने अपलोड करा था जिसमें बहुत ही डिटेल और बारीकी के साथ आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के तमाम बेसिक और बुनियादी कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की गई थी और बहुत ही आसानी के साथ आप लोगों को समझाया भी गया था, लेकिन उस वीडियोस में व्यूज़ बहुत ही कम हैं और ये एक तरीके से डीमोरलाइज करते हैं, जो कि हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड बहुत मुश्किल हो जाता है करने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने तमाम दोस्तों तक, अपने तमाम क्लासमेट्स तक इन वीडियोस को शेयर करें, चाहे वो किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो। यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ चीज़ों को समझाने की कोशिश की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह तमाम बच्चों को ये बातें आसानी से समझ आ जाएंगी। तो आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियोस को शेयर करना है। अगर व्यूज़ तेज़ी के साथ अच्छी मिकदार में इस वीडियो में तादाद में आती हैं, अगर वीडियोस में व्यूज़ अच्छी तादाद में आती हैं, बहुत ही तेज़ी के साथ आप लोगों की ऑन डिमांड चीज़ों को अपलोड किया जाएगा। आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन के इवोल्यूशन को समझने के लिए जिन बुनियादी और बेसिक बातों को जानना ज़रूरी होता है उसे मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत ही आसानी के साथ इन बातों को पहले समझाया है कि इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब क्या होता है। आप में से जिन बच्चों ने इन वीडियोस को नहीं देखा है वो पहले जाकर उन वीडियोस को ध्यान से देख ले। आप लोगों को उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है या आप चैनल के आइकन पे क्लिक कर प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर भी चेक कर सकते हो। उन वीडियोस को देखोगे तब आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगी और आसानी के साथ चीज़ें समझ आएंगी। जहां पर मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझाई थी, इंटरनेशनल रिलेशन के मीनिंग को समझा दिया था और फिर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जैसे पाल्मर, पार्किंस, हॉफमैन, राइट्स और फ्रैंकल के डेफिनेशंस को समझा था और फिर हम लोगों ने इसे कंक्लूड करा था। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़े थे। आगे बढ़ने के बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो कि बच जाता था, जिसे हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बीच डिफरेंसेस के नाम से जानते हैं, उसे भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के इवोल्यूशन से, यानी इंटरनेशनल रिलेशन जो एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के तौर पर उभर कर आया था, इसकी क्या हकीकत है, क्या हैसियत है और किस तरीके से पहले इस सब्जेक्ट को जाना और समझा जाता था। बेसिकली हम लोग इस टॉपिक और इस वीडियो के अंदर इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, डेवलपमेंट या इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिसिप्लिन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी इस बात को वाज़ा करा था कि इंटरनेशनल रिलेशन का बेसिकली इवोल्यूशन का स्टार्टिंग हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से। यानी सर एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही एक क्या था जिसने तमाम लोगों को इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने पर मजबूर कर दिया। तो आप तमाम लोग इस बात को साफ और वाज़ा तरीके से पहले समझ लें। आप लोग देखोगे कि ये जो हमारा दुनिया है वो कई सारे नेशंस और स्टेट में बटा हुआ है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीरियड में क्या हुआ था कि इन तमाम नेशंस के बीच बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ था। इन तमाम नेशंस के बीच एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त वॉर हुआ था और ये वॉर ये ऐसा एक वॉर था जो कि इससे पहले दुनिया ने पूरे वर्ल्ड ने कभी फेस नहीं करा था। लेकिन ये एक पहला वॉर था जिसमें लोगों की बहुत सारी जानी और माली यानी इकोनॉमिक लॉसेस हुए थे
और इकोनॉमिक लॉसेस के साथ साथ बहुत सारे ह्यूमन डिजास्टर भी हम लोग को देखने को मिले थे। तो तमाम लोग बहुत ही हैरान और परेशान थे कि ये जो इतना बड़े तरीके से वॉर हुआ है, इस वॉर के पीछे रीज़न क्या है और क्यों ये वॉर हुआ है। तो इसी वॉर के रीजंस और बाकी चीज़ों को जानने और समझने के लिए, चूँकि ये वॉर किसी एक सेक्शन के लिए नहीं था, बल्कि इस वॉर में पूरे सोसाइटी के तमाम लोग, तमाम आवाम, गरीब, अमीर, पर्सनल, सिविल, आर्मी, फौजी, तमाम लोग इस वॉर में जर्द में आए थे, तमाम लोग इस वॉर के ग्राफ में आए थे और इससे बहुत सारे लोगों के जानी और माली नुकसानात हुए थे। इसलिए सिर्फ इंटेलेक्चुअल तबका ही नहीं, बल्कि समाज और सोसाइटी का हर वो तबका जो दरअसल इंटरनेशनल रिलेशन और जो इस वॉर के काउजेस को जानने की कोशिश कर रहा था, उसे इसके बारे जानना शुरू कर दिया। यहाँ पर सर मुराद ये है कि इस सब्जेक्ट का इवोल्यूशन हुआ ऐसे कि जब लोगों ने देखा कि इतने बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन हुई है, इतने बड़े तरीके से वॉर में लोगों की जानी और माली नुकसानात हुई हैं, तो लोगों ने इस वॉर के काउजेस को जानना और समझना शुरू किया। तो जब लोगों ने इस वॉर के काउजेस को जानना और समझना शुरू किया, तो धीरे धीरे लोगों ने आपस में नेशंस के बीच के रिलेशनशिप को पढ़ना शुरू कर दिया। और इस तरीके से क्योंकि वजह यही है, रिलेशन खराब होती हैं तभी वॉर होती हैं। रिलेशंस अगर अच्छे होंगे तो कभी भी नेशंस के बीच वॉर नहीं होंगी। इसीलिए जब लोगों ने नेशंस के बीच रिलेशंस को पढ़ना शुरू किया, तो यहीं से एक नया सब्जेक्ट का जन्म हो जाता है, एक न्यू सब्जेक्ट का इवोल्यूशन हो जाता है, जिसे हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम से जानते हैं। लेकिन फिर भी सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन के इवोल्यूशन को 4 फेजेस में बांटा गया है, 4 स्कूल्स के थॉट्स में बांटा गया है, जिसमें हम लोग आइडियलिस्टिक फेज, रियलिस्टिक फेज, बिहेवियरिस्टिक फेज और पोस्ट बिहेवियरिस्टिक फेज को डिटेल में इस वीडियो में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। होपफुली यहाँ तक जो मैंने बातें आपको बताई हैं, वो बातें आपको साफ तरीके से समझ आई हैं। उन्हीं बातों को बुलेट पॉइंट्स के फॉर्मेट में यहाँ पर लिखा गया है। अगर आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंटरनेशनल रिलेशन वाज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट। उस वक्त यानी पहली आलमी जंग से पहले इंटरनेशनल रिलेशन कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था, ये एक पार्ट था हिस्ट्री का, लॉ का, फिलोसफी का एंड पॉलिटिकल साइंस का। यानी उस वक्त हम लोग दरअसल पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी एंड लॉज के साथ पढ़ाई करते थे और उस वक्त इसे एक सेपरेट सब्जेक्ट का दर्जा नहीं दिया गया था। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो इससे ह्यूज इकोनॉमिक एंड ह्यूमन लॉसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। और उस वक्त के डिप्लोमेसी दरअसल इस तरीके के वॉर को प्रिवेंट करने से नाकाम हो जाते हैं। जब वो लोग फेल्ड हो जाते हैं इस वॉर को प्रिवेंट करने से, तो लोगों के मन में ये बात पैदा होती है कि आखिर क्या वजह थी जो इस तरीके से लोगों के बीच या नेशंस के बीच वॉर हुआ। और इसी वजह को जानने के लिए लोग सर्च करते हैं एक न्यू मेथड, न्यू अप्रोच, और उसी न्यू मेथड और न्यू अप्रोच को हम लोग IR यानी इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। दिस इज रिटन हियर, दिस गेव द बर्थ ऑफ IR एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट। और यही IR को एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट के तौर पर उभरने में मदद करती है। तो यहाँ पर अब इवोल्यूशंस को, जैसे कि मैंने बताया, फेजेस में हम लोग को बांटकर समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में और सिलेबस में फेजेस के अकॉर्डिंग ही दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो आप लोगों का हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच, तो ये इतनी बड़े पैमाने पर ह्यूज डिस्ट्रक्शन हुई थी, लोगों की जानी और माली, कि तमाम लोग बिल्कुल हैरान और परेशान थे। क्यों? क्योंकि लोगों ने इस तरीके के डिस्ट्रक्शन को इससे पहले कभी भी फेस नहीं करा था। तो इसी ज़िमर में, इसी कंटेक्स्ट में, जो सबसे पहला स्कूल और सबसे पहले जिन लोगों ने दरअसल इस वॉर के काउजेज एंड वजूहात को जानने की कोशिश की थी, उन स्कूल्स में जिनका नाम आता है वो है आइडियलिस्टिक स्कूल। इसीलिए हम लोग इस फेज को आइडियलिस्टिक फेज के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इंटरनेशनल रिलेशन एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इमर्ज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द फर्स्ट फेज ऑफ इट्स इवोल्यूशन इज नोन एज आइडियलिस्टिक फेज। इट इज सो बिकॉज इट वॉज डोमिनेटेड बाय द आइडियलिज्म। ये इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि उस वक्त के जो रिसर्च
रिसर्चर थे, जो रिसर्च करने वाले लोग थे, उन लोगों में ज़्यादातर लोग जो है वो ऐसे लोग थे जिनका ताल्लुक, जिनका थॉट आइडियलिज्म पे बिलीव था। इसीलिए उस दौर को हम लोग आइडियलिस्टिक फेज भी कहते हैं। द प्रोमिनेंट स्कॉलर्स आर एल्फ्रेड जिमरमैन एंड जेम्स एंड जेटी सॉटवेल, जिन्हें हम लोग कहते हैं जेम्स सॉटवेल के नाम से जानते हैं। द हॉरर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज लेफ्ट द होल ह्यूमैनिटी शॉक्ड। इतने बड़े तरीके से ये जो हॉरर हुआ था पूरे आलमी सतह पर पूरे लोगों को ये शॉक कर दिया था। लोग बहुत ही हैरान और परेशान थे इस वॉर के पीछे के वजूहात और रीजंस को जानने के लिए। The idealistics were the opinion that the irresponsible foreign policies of the states, especially Germany and Italy, had brought the world to this state of the vast destruction of life and property. Now, peace, justice, and morality must be brought on an international level. So, the idealistic somewhat place themselves in the position to tell the national leaders how to make the better foreign policies. अब इस बात को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि पहली आलमी जंग तो सर हुई थी, लेकिन इस पहली आलमी जंग के बाद उस वक्त के जो रिसर्चर थे, ना ही सिर्फ रिसर्चर बल्कि सोसाइटी का हर तबका, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पर इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के साथ पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त यानी वर्ल्ड लेवल पे जो लोग रिसर्च करने वाले लोग थे, उन लोगों में ज़्यादातर लोग जो है वो आइडियलिस्टिक थॉट के थे। और इन लोगों ने वजूहात को, रीजंस को जानने की कोशिश की और एक अपना थ्योरी पेश करा, जिसमें इन लोगों ने बताया कि ये जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई है, ये जो ह्यूज मैसिव डिजास्टर हुआ है, इसके पीछे के अहम वजूहात जो हैं, अहम जो काउजेज है, जो अहम रीजंस हैं, वो दरअसल इररिस्पॉन्सिबल फॉरेन पॉलिसीज हैं। और साथ ही साथ वो लोग हैं जो लोग दरअसल इररिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने फायदे के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए पूरे वर्ल्ड को एक ऐसे सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया जिसमें बहुत बड़े तरीके से, बहुत बड़ी पैमाने पर हम लोगों को ह्यूज डिस्ट्रक्शंस देखने को मिली। इसीलिए अब ये लोग जो थे, यानी आइडियलिस्टिक फेज के जो थिंकर थे, उन लोगों ने दरअसल नेशंस के लिए डू एंड डोंट्स की एक लिस्ट जारी की कि ये चीज़ें नेशंस को आइंदा से करनी है और ये चीज़ें नेशंस को आइंदा से नहीं करनी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि सर ये आइडियलिस्टिक फेज के जो थिंकर थे, इन लोगों का मानना था कि ये जो वर्ल्ड वॉर हुई है 1, इसके पीछे जो इररिस्पॉन्सिबल फॉरेन पॉलिसीज़ है, वो वजूहात है, वो रीज़न है। इसीलिए इन लोगों ने इस बात पे जोर दिया कि आइंदा से नेशन इस तरीके के काम को करेगी और इस तरीके के काम को नहीं करेगी। यहाँ पर इस तरीके से मुराद क्या है? यहाँ पर इस तरीके से मुराद है कि इन लोगों ने अपने ख्यालात पर मबनी, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंगली एक डू एंड डोंट्स का लिस्ट जारी किया, जहाँ पर नेशंस को इन लोगों ने डायरेक्ट करा कि ये चीज़ें आपको करनी है और ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। और चूंकि ये लोग आइडियलिस्टिक थिंकर थे, चूंकि इन लोगों का मानना था कि हम लोग जिन बातों को बता रहे हैं, जिन थ्योरीज को पेश कर रहे हैं, सारी दुनिया, सारे लोग इनके इन बातों को सहमत कर जाएंगी, मान लेंगी और इनके इन दिए गए थ्योरीज को पैसिवली तरीके से फॉलो करने लग जाएंगे। लेकिन इनको इस बात का इल्म नहीं था कि दुनिया इनकी थ्योरीज को ठुकरा देंगी और इनकी थ्योरीज को मानने से साफ तरीके से इनकार कर देंगी। चूंकि ये लोग दरअसल इसी विचार पर, इसी थॉट पर, इसी सोच पर इन लोगों ने तसव्वुर कर लिया था, मान लिया था कि सारे लोग इन लोगों की बातों को मान लेंगे। इसीलिए इन लोगों को आइडियलिस्टिक फेज या आइडियलिस्टिक थ्योरी या आइडियलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। मैं बार बार आप लोगों को इस बात को समझा रहा हूं, ये जो इवोल्यूशन का पहला फेज और दूसरा फेज है, ये थोड़ा क्रिटिकल है। वीडियोस को ध्यान से स्लो कर अच्छे तरीके से 1-2 बार अगर आप देखते हो तो ईजी तरीके से आपको चीजें समझ आ जाएंगी। यानी सर पहली आलमी जंग के वजूहात के काउजेस को समझने के लिए जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट था, जिसे हम लोग आइडियलिज्म के नाम से जानते हैं, उन लोगों ने इन तमाम चीज़ों के ऊपर रिसर्च करा और रिसर्च करने के बाद वो लोग इस पॉइंट पर पहुंचे कि जो इररिस्पॉन्सिबल फॉरेन पॉलिसीज है और इसके साथ साथ खासकर जर्मनी और इटली जो है, ये ऐसे कंडीशन पर पूरे वर्ल्ड को लेकर आ गई हैं जहां पर ह्यूज और मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज हम लोग को देखने को मिला। अब इन लोगों ने चाहा कि अब हम लोग
को सोसाइटी में पीस, जस्टिस, मोरालिटी को लाना होगा, जिसके लिए इन लोगों ने अपने अपने तरीके से सो द आइडियलिस्टिक समवॉट प्लेस देमसेल्फ इन अ पोजीशन टू टेल द नेशनल लीडर्स हाउ टू मेक द बेटर फॉरेन पॉलिसीज। यानी इन लोगों ने डू एंड डोंट्स की एक लिस्ट जारी की और इन लोगों का मानना था कि जो लिस्ट जो इंस्ट्रक्शन ये लोग दे रहे हैं पूरी दुनिया इसे फॉलो करने लग जाएंगी। चूंकि इन लोगों का ये थॉट था, ये लोग रियलिस्टिक होकर नहीं सोच रहे थे, इन लोगों को कोई भी रियलिस्टिक चीज़ों से सोचना और ताल्लुक नहीं था, इन लोग अपने मन के मुताबिक जस्ट थॉट कर लिया था कि पूरी दुनिया इन लोगों को मान लेंगी, इसीलिए इसे हम लोग आइडियलिस्टिक के नाम से या आइडियलिज्म के नाम से भी जानते हैं। It was necessary to make the world peaceful place so what mankind may live happily and achieve a development. But this approach of idealism could not study the complexities of the relations among the nations, which was main purpose behind the creation of the new subject IR. लेकिन ये सब्जेक्ट मेन काउजेज, मेन रीजंस को जानने में नाकाम हो जाती है और सिर्फ ये लोग अपने थॉट के बेसिस पर, अपने थॉट प्रोसेस के बेसिस पर एक डू एंड डोंट्स की लिस्ट जारी करती हैं। यानी अगर साफ तरीके से इस बात को समझाया जाए तो ये लोग प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को नज़रअंदाज कर देती हैं। प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को नज़रअंदाज कर कर ये लोग इन बातों पे फोकस करती हैं कि व्हाट शुड बी, क्या होनी चाहिए थी, अगर ऐसा होता तो ये वॉर नहीं होता। यानी ये लोग क्या है इस चीज़ को छोड़कर क्या होता तो ऐसा नहीं होता, इस चीज़ पे फोकस कर रहे थे। तो चूंकि ये लोग प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को इग्नोर कर कर व्हाट शुड बी एंड व्हाट आउट टू बी पे फोकस कर रहे थे, तो इसीलिए इस फेजेस को हम लोग आइडियलिस्टिक फेज को के नाम से जानते हैं। ये लोग प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, प्रेजेंट वर्ल्ड के कॉम्प्लेक्सिटीज और कॉम्प्लेक्स रिलेशन को समझने में नाकाम हो गए थे, क्योंकि इन लोगों ने इस पे समझने पे जोर ही नहीं दिया। ये लोग व्हाट आउट टू बी पे बात कर रहे थे, व्हाट इज को ये लोग जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जिस वजह कर ये लोग अपना एक डू एंड डोंट्स की लिस्ट जारी करते हैं। लेकिन दुनिया के लोग, लेकिन तमाम वर्ल्ड के लीडर्स इस बात को मानने से साफ तरीके से इनकार कर देते हैं। तो चूंकि ये पहला अटेम्प्ट था इंटरनेशनल रिलेशन को सेपरेटली पढ़ने का, जानने का और समझने का, इसीलिए इसे हम लोग फर्स्ट फेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ आईआर के नाम से जानते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे जो कि गोल्डन हॉराइजन कोचिंग की जानिब से है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि इन लोगों ने अपने कोचिंग क्लासेस में कुछ दिनों के लिए एडमिशन को रिज्यूम करा है, जो कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अपने एकेडमिक्स करियर को एक्सेलेंस की तरफ ले जाने की। यहाँ की कोचिंग सेंटर की खास बात यह है कि यहाँ पर तमाम असातिज़ा अपने अपने साइड से बेस्ट तरीके से एफर्ट करते हैं और डिजिटल नोट्स को प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो कि उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शामिल होते हैं। और यही नहीं बल्कि ये लोग अपने नोट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स इससे अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सके, इसमें कई सारे डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और इसके साथ साथ दरअसल कई सारे टेबल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसके साथ साथ यहाँ की एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर खुद वेस्ट बंगाल टॉपर, जिन्होंने 2023 में अपने वेस्ट बंगाल को टॉप करा था, वो खुद यहाँ से जुड़े हुए हैं और ये दरअसल एग्जाम से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स को तुलबा को समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे स्ट्रेस मेंटेनेंस, टाइम मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, जो कि एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर टाइम टू टाइम दरअसल बच्चों के हौसला अफजाई के लिए कई सारे प्रोग्राम्स भी कंडक्ट कराए जाते हैं, जहाँ पर दरअसल बच्चों को इनामात से नवाजा जाता है ताकि वो मोटिवेटेड हो और आइंदा आने वाले टाइम में बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस करें। और इसके साथ साथ यहाँ पे बड़े बड़े असातिज़ा आते हैं जो लोग दरअसल अपने नए ख्वाहिशात और अपने इंपॉर्टेंट सलाह और मशवरों से बच्चों को नवाजते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, खास बात ये है कि यहाँ पर दरअसल तमाम बच्चे अपने अपने क्लास में क्लास वाइज अपने अपने स्कूल्स को टॉप कर चुके हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो किस तरह से यहाँ पे क्लास 9, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और इसके साथ साथ डिफरेंट क्लासेस में बच्चों ने अपने अपने स्कूल में टॉप करा है। और यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस
क्लासेस के साथ साथ जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेमेस्टर 1 में भी बच्चों ने काफ़ी एक्सेल परफॉर्मेंस किया है। इसके साथ साथ दरअसल HS 2024-25 में बच्चों का बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, जो कि आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग इन अपॉर्चुनिटीज़ को गनीमत जाने और फौरन जल्द से जल्द दरअसल इस कोचिंग सेंटर से जुड़कर अपने भी एकेडमिक्स को एक्सेल करने की कोशिश करें। यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये है कि ये सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 के बच्चे, और ना सिर्फ यही बल्कि बाकी क्लासेस की भी एडमिशन को इन लोगों ने रिज्यूम करा है। तो इसका पूरा फायदा उठाएं और आप लोग जल्द से जल्द इस कोचिंग सेंटर से जुड़ें और अपने एकेडमिक्स को एक्सेलेंस बनाने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही था जो कि मुझे इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। होपफुली मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बातें अच्छे से समझ आ गई हैं। 2 बार 3 बार इस वीडियोस को देखें तो और वाज़ह तरीके से इस बात को आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को आप लोगों को शेयर करना है। अगर इसी तरीके से डिफरेंट और डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को आप आसानी के साथ समझना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, वीडियोस पे व्यूज़ को बढ़ाओ और वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलो, ताकि तेज़ी के साथ आप लोगों के लिए वीडियोस को अपलोड करा जा सके। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बातें क्लियर हो गई हों। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, जिसको मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे इन्हीं बातों को अच्छे से समझाया गया है, आप लोग देख लेना जिन बातों को मैंने आप लोगों को ऊपर समझा कर आया था। अब हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब आपका फेज़ नंबर 2 आता है, जिसे हम लोग रियलिज्म के नाम से जानते हैं। यानी आप लोग इनके नाम से ही समझ पा रहे हो, आइडियलिज्म के लोगों ने डायरेक्टली फोकस करा था कि क्यों ये वॉर हुआ, इसके पीछे जानने के रीजंस के बजाय ये लोग इन चीजों पे फोकस कर रहे थे कि व्हाट आउट टू बी, यानी आइडियलिस्टिक होकर, यानी ख्याली बातों को ये लोग सिर्फ कर रहे थे। लेकिन अब ये जो दूसरा फेज आएगा, ये एक अहम फेज है इंटरनेशनल रिलेशन की इवोल्यूशन का, जहां पर लोग रियली तरीके से व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द ऑकरेंस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इन चीज़ों को डिटेल में जानने और समझने की कोशिश करेंगे और उन वजूहात को जानकर समझकर उन ग्राउंड्स पे काम करेंगे ताकि इन ग्राउंड्स को ठीक कर दिया जाए, तो दोबारा से इस तरीके का कोई वॉर, कोई डिस्ट्रक्शन हम लोग को देखने को ना मिले। यानी सही मायनों में इंटरनेशनल रिलेशन का इवोल्यूशन हम लोग को यहां से देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि उस फेज में भी लोगों ने डिस्कस करा था, लोगों ने इस चीज को एनालाइज करा था, लोगों ने स्टार्टिंग कम से कम करा था, इसी वजह कर हम लोग उसे इंक्लूड करते हैं फेज नंबर 1 में। फेज नंबर 2 जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज एक्सपोज्ड द फेलियर ऑफ द आइडियलिस्टिक फेज टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द रिलेशंस अमंग द नेशंस। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खात्मे के बाद जो आइडियलिस्टिक थिंकर थे, इन लोगों ने अपने अपने थॉट्स एंड विचार को दिया था कि अब इन विचार को फॉलो कर कर किसी तरह का कोई मैसिव डिस्ट्रक्शन हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी आलमी जंग, जो कि आप लोग जानते हो 1939 में हुई थी, ये इस बात को दर्शा दी, इस बात को साबित कर दी कि जो आइडियलिस्टिक थिंकर थे ये लोग अपने मकसद पे नाकाम हो गए। और जब ये लोग अपने मकसद पे नाकाम हो गए, क्यों? क्योंकि इन लोगों ने नेशंस के रिलेशंस के कॉम्प्लेक्सिटीज को समझे बगैर अपने डू एंड डोंट्स के लिस्ट को जारी कर दिया। यही वजह है इन लोगों के फेलियर का सबसे अहम वजह। अब वहां से पॉइंट नंबर 2 देखिए, द इवोल्यूशन ऑफ IR इंटर्ड एज अ रियलिस्टिक फेज, हेंस मॉर्गेंथो, E.H. Carr among the others claimed that the international relation cannot be explained unless it is seen why nations behave in the manner they do। यानी अब ये लोग देखो, अगर ध्यान से, ये लोग अब रियलिस्ट होकर बात कर रहे हैं। यानी ये जो थिंकर हैं, ये तमाम लोग रियलिस्ट होकर बात कर रहे हैं। इन लोगों ने क्या बताया कि इंटरनेशनल रिलेशन को उस वक्त तक एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता जब तक हम लोग ये ना देखें कि ये जो नेशंस अभी बिहेव कर रहे हैं, यानी व्हाट इज राइट नाउ, व्हाट आउट टू बी पे ये लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। क्या है अभी ऐसा, अगर ये लोग बिहेव कर रहे हैं तो ऐसा ही बिहेव क्यों कर रहे हैं। यानी अब ये लोग मेन काउजेस पर, अब ये लोग मेन रूट तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड द थिंग्स विच इज हैपनिंग नाउ, क्यों आखिर ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तब हेंस मॉर्गेंथो सेज दैट नेशंस बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर नेशनल इंटरेस्ट। अब हेंस मॉर्गेंथो, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट स्कॉलर है पॉलिटिकल साइंस के, अब उन्होंने इस बात को ध्यान रखकर समझना शुरू किया कि आखिर ये
जो नेशन इसी तरीके का बिहेव कर रहे हैं ना, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए बिहेव कर रहे हैं। यानी हर नेशन अपना फायदा चाहता है, हर नेशन का कुछ ना कुछ अपना इंटरेस्ट होता है। जिस तरीके से आप लोगों का और हम लोगों का पर्सनल लेवल पे अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है, हम लोग किसी काम को करते हैं तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बुनियाद पे करते हैं, ठीक उसी तरीके से हर एक नेशन का भी अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है, जो कि हेंस मॉर्गेंथो नामी शख्स ने बताया था, स्कॉलर्स ने बताया था। और यही वजह है इनके इस तरीके के हरकत को करने का, यानी इस तरीके के मैनर्स को करने का। नेशनल इंटरेस्ट मीन्स इंक्रीजिंग द नेशनल पावर। यहाँ पर हेंस मॉर्गेंथो नामी शख्स ने दो कंसेप्ट को दिया। एक कंसेप्ट को हम लोग नेशनल पावर कहते हैं, जिसे अभी हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे, और एक कंसेप्ट को हम लोग नेशनल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। यानी एक कंसेप्ट आपका नेशनल इंटरेस्ट हुआ और दूसरा कंसेप्ट यानी आपका नेशनल पावर हो गया। यानी हेंस मॉर्गेंथो ने इन दो कंसेप्ट पे एम्फेसाइज करा कि यही दो वजूहात हैं, जिन दो वजूहात के अकॉर्डिंगली, जिन दो के अकॉर्डिंगली नेशंस के बिहेवियर चेंज होते रहते हैं। ऑल द फीचर्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द टू कंसेप्ट। व्हाट इज दीज टू? दीज आर द टू कंसेप्ट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल पावर। मॉर्गेंथो सेज दैट नेशनल इंटरेस्ट कैन बी एक्सप्लेन व्हाई द नेशंस मेक पीस और गो फॉर वॉर और रिमेन न्यूट्रल। ये नेशनल इंटरेस्ट ही है जो बताता है क्यों एक नेशन वॉर के लिए जाता, क्यों एक नेशन वॉर नहीं चाहता और क्यों एक नेशन न्यूट्रल रहता है। इस चीज़ को जानने के लिए हमें उसकी जो मेन काउजेज है वो जाननी होंगी। और वो काउजेज में आपका क्या है? वो काउजेज में हमारा नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल पावर है। International relation is a politics of power. All the nations play power politics. Thus, strong nations have the capacity to control the weak nations. The weak nations seek security from that strong nations, which exploit them less in the comparison to other strong nations. हर एक नेशन का अपना एक इंटरेस्ट होता है। जैसे एक वीक नेशन का इंटरेस्ट होता है कि स्ट्रॉन्ग नेशंस के एक्सप्लॉयटेशन से वो बचें, और हर एक स्ट्रॉन्ग नेशन का ये इंटरेस्ट होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा छोटे नेशंस को एक्सप्लॉइट कर कर अपने इकोनॉमिक लेवल पर अपने माली हालात को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। द वीकर नेशंस ऑल्सो ट्राई टू इंक्रीज देयर इंटरनेशनल पावर, नेशनल पावर, बाय अलाइंग द स्ट्रॉन्ग नेशंस। नाउ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन हैज host of related concept and made the study of IR real living aside the idealistic approach। यानी अब हेंस मॉर्गेंथो जो कि एक प्रोमिनेंट स्कॉलर है रियलिस्ट फेस के, इन्होंने तमाम बातों को साफ तरीके से वाजा करा और इस बात को खोल कर समझाने की कोशिश की कि क्यों एक नेशन अगर बिहेव कर रहे हैं इस तरीके से तो क्या वजह है इसके पीछे। और दो कंसेप्ट को उन्होंने दिया, एक कंसेप्ट जो कि नेशनल पावर का है और दूसरा कंसेप्ट जो कि आपका नेशनल इंटरेस्ट का है। और चूंकि ये दरअसल अब रियल ग्राउंड पर उतरकर नेशंस के इंटरेस्ट को नेशंस के मैनर्स को और नेशंस के मूवमेंट को जानने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए इसे हम लोग रियलिस्टिक फेस के नाम से जानते हैं, आइडियलिस्टिक फेस से हटकर और इसके कॉन्ट्राडिक्ट के तौर पर। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने के बाद आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फर्स्ट फेस को हम लोग आइडियलिज्म कहते हैं, सेकेंड फेस को हम लोग रियलिज्म कहते हैं, थर्ड फेस जो कि अब आपका आने वाला है उसे हम लोग बिहेवियरलिज्म, और फोर्थ फेस जिसे हम लोग पोस्ट बिहेवियरलिज्म के नाम से जानते हैं। इन तमाम फेजेस को हम लोग को डिटेल में पढ़नी है, लेकिन उससे पहले हेंस मॉर्गेंथो ने जो दो कंसेप्ट हमारे सामने पेश करा था, पहला कंसेप्ट जिसे हम लोग नेशनल पावर और दूसरा कंसेप्ट जिसे हम लोग नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं, इन चीज़ों को हमारे लिए जानना और बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में इनसे सेपरेट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इंटरेस्ट एंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय द नेशनल पावर एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स। तो इसे हम लोग अब आगे की चीज़ों को अनफोल्ड करेंगे और आगे की तरफ देखते हुए हम लोग इन बातों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोग को वीडियो आसानी के साथ समझ आ रही हैं और आप लोग चीज़ों को क्लियर तरीके से
कंसेप्ट को समझ पा रहे हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि अब यहाँ पे क्या बताया गया आपको, अब यहाँ पे बताया गया है कि अमंग द टू स्कॉलर्स, अब ये जो दो स्कॉलर्स आपको देखने को मिल रहे थे रियलिस्टिक फेस के, रियलिज्म में बी जस्टिफाइज एज द अनएथिकल एंड द इमोरल एक्शंस इन द नेम ऑफ द सर्वाइवल, टू मच फोकस ऑन द पावर स्ट्रगल। ये दरअसल रियलिज्म का कुछ क्रिटिसिज्म था। यहाँ आगे आइए, अमंग द टू लीडर्स ऑफ द रियलिज्म वन ऑफ देम वाज हेंस मॉर्गेंथो, और हेंस मॉर्गेंथो ने अपनी एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था पॉलिटिक्स अमंग द नेशन, और उस बुक में उन्होंने इन विच ही गेव द टू इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ विच IR कैन बी ईजिली अंडरस्टूड, जिसके जरिए से हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन को आसानी के साथ समझ सकते हैं। हेंस मॉर्गेंथो ने अपने बुक के जरिए से दो कंसेप्ट को हम लोग को दिया। पहला कंसेप्ट नंबर 1 नेशनल इंटरेस्ट और कंसेप्ट नंबर 2 नेशनल पावर है। अब इन कंसेप्ट को हम लोग डिटेल में अनफोल्ड करेंगे उसी वक्त जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करोगे, तमाम लोगों तक पहुंचाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियोस को पहुंचाओगे, शेयर करोगे, व्यूज़ आएंगे, कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, तो बहुत ही जल्द हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जहां पर हम लोग दरअसल आगे के नेशनल पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जो कि हेंस मॉर्गेंथो का है। अगर मैं अभी चाहूं तो बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म को कवर अप कर सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल पावर को अभी इसके सीरीज में ही जानना और समझना ज़रूरी है। अगर इस तरीके से हम लोग नहीं समझते हैं तो ये हमारे लिए मसले का बास बन जाएगा। अगर आप लोग इस बात को ध्यान से समझ पा रहे हो, अब हमें इस लेक्चर में तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं आप लोगों को नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल पावर जो कि हेंस मॉर्गेंथो ने अपने किताब में लिखकर मेन दो कंपोनेंट बताया था कि नेशंस के रिएक्ट करने के दो रीजंस हैं, इन्हें हम लोग इस वीडियो में समझ नहीं पाएंगे। इन्हें हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाकर बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ बढ़ने के बाद हमारा नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल पावर के चैप्टर को हम लोग अभी के लिए छोड़ देते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेशनल पावर को भी नेक्स्ट क्लास में दोनों को साथ में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अपने फेज नंबर 3 को, जो कि बिहेवियरलिज्म है, यानी इंटरनेशनल ऑफ IR एज अ बिहेवियरल फेज को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर बहुत ध्यान से आपको समझाया जाए तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास टोटल 4 फेजेस में हम लोग को समझना है। पहला फेज जो कि आइडियलिज्म है, दूसरा फेज जो कि रियलिज्म है, तीसरा फेज जो कि बिहेवियरलिज्म है और चौथा फेज जो कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म है। तो हम लोग तीसरे फेज में आते हैं जिनका नाम बिहेवियरलिज्म है। अगर मोटे मोटे बात में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि बिहेवियरलिज्म क्या है, तो इस बात को साफ तरीके से समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको बताया था कि आइडियलिज्म के अंदर दरअसल जो भी थिंकर थे उन लोगों ने आइडियलिस्टिक तरीके से अपने थॉट्स को जाना, सोचा, समझा और अपने अपने तरीके से अपने थ्योरीज को पेश कर दिया। जबकि दूसरे फेज में हम लोगों ने देखा कि रियलिस्टिक कुछ थिंकर आए जिन लोगों ने रियल ग्राउंड्स को जानने की कोशिश की और समझने की कोशिश की, और फिर इस बेसिस पर उन लोगों ने नेशंस के रिलेशंस को प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया था। अब ये जो फेज नंबर 3 है जिसमें बताया गया है बिहेवियरलिज्म के बारे में, ये दरअसल एक ऐसा फेज है जिसमें पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस को प्योर साइंस बनाने की कोशिश की गई थी। सर, प्योर साइंस से मुराद क्या है? प्योर साइंस से मुराद है वैल्यू फ्री साइंस। जिस तरीके से हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं जो कि वैल्यू बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है, उसी तरीके से इस सब्जेक्ट में इस फेज में ये कोशिश की गई थी कि इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस को एक प्योर साइंस का दर्जा दिया जा सके, यानी इसमें जितने भी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को ख़त्म की जाएं और प्योर साइंस का दर्जा दिया जाए। लेकिन आपके माइंड में कंफ्यूजन आएगा कि सर वैल्यूज से मुराद क्या है? वैल्यूज से मुराद यहाँ पर जैसे कि डिफरेंट आर्ग्यूमेंट या डिफरेंट थ्योरीज या डिफरेंट थॉट है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोई भी चीज़ को समझने के लिए अलग अलग थिंकर आ रहे हैं और वो अलग अलग थिंकर अपना अपना अलग अलग तरीके से विचार, अपने अपने थॉट्स को पेश कर रहे हैं। फिर इन थॉट्स के बेसिस पर ही हम लोग उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। लेकिन इस फेज में कोशिश करी गई कि इन थॉट्स को ही खत्म कर दिया जाए, एक बात को ही मानकर चला जाए। तो इस फेज में यानी बिहेवियरलिज्म में इसे प्योर साइंस को बनाने की कोशिश की गई थी। अब आइए हम लोग इसी चीज़ को बुलेट फॉर्मेट में समझने की कोशिश करें।
The third phase of evolution of the IR is the behavioral phase. In this phase, influenced by the behavioral revolution which appeared in the political science, behavioralistic of the political science tried to make the subject scientific and hence do away with values. It puts the emphasis on the field of the study of to takes an interdisciplinary approach. Scholars like Morton Kaplan, Richard Sander, Carl Deutsch tried to explain the formulations and implementation of the foreign policy with the help of the economics, geography, psychology and history. Basically अगर आपको बताया जाए तो ये जो behavioralistic phase है, बस आपको इतना ही इस phase के regarding जानकर रखना है. The behavioralistic phase is the phase in which the scholars were try to make the political science or international relation as a pure science and value free subject. लेकिन हम लोग जानते हैं कि विदाउट वैल्यू पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और बिना इन वैल्यूज़ के हम लोग किसी भी थ्योरीज को समझ नहीं पाएंगे. इसीलिए अब इस फेज में चूंकि वैल्यूज़ को हटाकर पॉलिटिकल साइंस को एक नया सब्जेक्ट, एक वैल्यू फ्री सब्जेक्ट का दर्जा तो दे दिया गया था, लेकिन फिर इसके बाद हमारे पास एक दूसरा फेज़ आता है. सर दूसरा फेज़ इसलिए आता है क्योंकि विदाउट वैल्यूज स्कॉलर्स को बहुत प्रॉब्लम होने लगी. वो इसे समझने से परेशान हो गए, वो इसे समझ नहीं पा रहे थे. इसीलिए अब एक दूसरा फेज़ आता है. उन दूसरे फेज़ का नाम आपका पोस्ट बिहेवियरलिज्म है, जिसमें जिन वैल्यूज़ को हटाई गई थी उन वैल्यूज़ को दोबारा से लाई जाएंगी, क्योंकि स्कॉलर्स को ये बात साफ तौर से समझ आ जाती हैं कि बिना इन वैल्यूज का पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन को समझना निहायत ही मुश्किल है. सो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो द फोर्थ फेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द IR इज द पोस्ट बिहेवियरल फेज. बिहेवियरलिस्टिक्स स्टूड फॉर मेकिंग द स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस साइंटिफिक बाय डूइंग अवे विद द वैल्यूज, बट नो सोशल साइंस कैन अफोर्ड टू डू अवे वैल्यूज. दस IR ऑल्सो रियलाइज दैट वैल्यूज आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर. सो IR नाउ स्टडीज द रिलेशंस अमंग द नेशन इन द साइंटिफिक वे, बट values are also used to keep the relations more humans. यानी साफ तरीके से आपको ये बात वाज़ा हो गई कि फर्स्ट फेज में सर आइडियलिस्टिक तरीके से इवोल्यूशन को समझने की कोशिश की गई. सेकेंड फेज में रियल तरीके से हैंस मॉर्गेंथो ने वाज़ा तरीके से बात को समझाया और दो रीजंस, दो ग्राउंड्स हम लोग को बताया, नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल पावर का. तीसरा फेज जिसमें बिहेवियरलिस्टिक फेज में ये बताया गया था जो भी वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को पॉलिटिकल साइंस और IR से हटा दिया जाए और इसे एक प्योर सब्जेक्ट बनाया जा सके. और चौथा फेज जो कि आपका आता है जिसे हम लोग पोस्ट बिहेवियरल फेज कहते हैं, जिसमें उन वैल्यूज़ को दोबारा से इसमें इनकलकेट करा गया, शामिल करा गया, क्योंकि बिना वैल्यूज़ के पॉलिटिकल साइंस और IR को समझना एक बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था उस वक्त के स्कॉलर्स के लिए. सो मैं उम्मीद करता हूं कि चारों फेजेस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हैं. अब इन चारों फेजेस का हम लोगों का टॉपिक क्लियर हुआ है. अब जो हैंस मॉर्गेंथो का दो कंसेप्ट नेशनल पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट है, अगर आप लोग उसको भी आसानी के साथ बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आसान शब्दों में चाहते हो तो आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो. अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दिखता है तो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए दूसरे वीडियोस के साथ यानी थर्ड पार्ट के साथ आऊँगा, जहाँ हम लोग उन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. फिर हमारे पास दो और थ्योरीज बच जाता है जो कि लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म है, जो कि वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक के नाम से जाना जाता है. उसे भी मैं बहुत ईजी तरीके से आप लोगों के सामने पेश करूंगा इंशाल्लाह. लेकिन वो तमाम चीज़ों का दारोमदार, उन तमाम चीज़ों का डिपेंडेंसी है कि आप लोग कितना सपोर्ट दिखाते हो इन वीडियोस को, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करते हो. अगर यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ आई हैं तो आज के लिए इतना ही. फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.